जय हिंद दोस्तों। कल अपन ने क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 1 का जो पर्सन बैंक था वो सॉल्व किया था, लेकिन उसमें क्या कुछ क्वालिटी इश्यू था। तो ये वीडियो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके आपके पास ही उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी इश्यू के कारण इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो ये टोटल 15 अभिक्रिया हैं, 10 अभिक्रिया तो ये हैं और 5 अभिक्रिया ये हैं, और नीचे इनका आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली अभिक्रिया तो मैंने ये समीकरण कौन से अभिक्रिया का है ये तो आप लोग आराम से सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। तो एक बार आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं भी दिखा देता हूँ। ये तो है 10 अभिक्रिया, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी ये है शेष 5 अभिक्रिया, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और ये है इनका आंसर, ये लो। ये इनका आंसर है कि कौन सा समीकरण कौन सी अभिक्रिया का है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसमें अपन एक समीकरण सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाला। पहले समीकरण इसमें क्या बोल रहा है, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है, Pb ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और बन गया PbCl2 प्लस Cu। तो अधिक क्रियाशील तत्व है Pb Cu से, तो Pb ने Cu को विस्थापित कर दिया, तो अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। आंसर के में चेक करते हैं, क्या पहला समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का है क्या? बिल्कुल, पहला समीकरण कौन सी अभिक्रिया का है, विस्थापन अभिक्रिया का है। देखिए दोस्तों कि कौन सी धातु को विस्थापित कर सकती है और कौन सी को नहीं कर सकती। इसका पता हम सक्रियता श्रेणी से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो आगे मैं आपको एक क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा सक्रियता श्रेणी से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु को विस्थापित करेगी, कौन से को नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखिए, तो कुछ समीकरण है, ये आप लोग आराम से सोल्व कर लेंगे घर बैठ के। पेन कॉपी उठाना और सोल्व करना। आगे बढ़ो। अब देखो आगे पहले क्वेश्चन है कि जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन है। यानी क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि ये Mg है और जब इसका दहन किया जाएगा O2 की उपस्थिति में तो बन जाएगा MgO। तो जो MgO बन रहा है ना, ये कौन सा परिवर्तन है? आपको पता है अभिकारक में केवल Mg है, लेकिन उत्पाद में बन गया MgO। क्या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई क्या? यानी ऑक्सीजन बढ़ गया ना, पहले ऑक्सीजन नहीं था अब ऑक्सीजन आ गया, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए उपचयन बोलो चाहे ऑक्सीकरण बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन है, PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना है। क्वेश्चन बोल रहा है यह है PbSO4 लेड सल्फेट, ये चेंज हो रहा है PbS में, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो ध्यान से देखिए, PbSO4 PbS में चेंज हो रहा है, यानी अभिकारक में तो ऑक्सीजन है लेकिन उत्पाद में नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। लेकिन अपचयन किसका हो रहा है, PbSO4 का हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना, PbSO4 का अपचयन हो रहा है PbS में, तो अपचयन किसका हो रहा है, PbSO4 का। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, PbSO4 का अपचयन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन देखिए, PbO प्लस C Pb प्लस CO2 इस अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, इसमें आपको बता दूंगा मैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि PbO तो चेंज हो रहा है Pb में, और कार्बन चेंज हो रहा है CO2 में, कार्बन चेंज हो रहा है CO2 में, और Pb चेंज हो रहा है Pb, PbO चेंज हो रहा है Pb में, PbO Pb में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी होना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यानी PbO का अपचयन हो रहा है। दूसरा देखिए, C चेंज हो रहा है, यानी कार्बन चेंज हो रहा है CO2 में, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका हो रहा है उपचयन।
तो दो बातें क्या निकल के आई इस क्वेश्चन में, पीबीओ का अपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो जरा देखिए, चार कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला कथन दे रखा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा का मतलब है पीबी। अरे पीबी अपचयित थोड़ी हो रहा है, अपचयित तो पीबीओ हो रहा है, नहीं अपचयन तो किसका हो रहा है, पीबीओ का हो रहा है, यानी ये असत्य कथन है। ठीक है, और हमें असत्य कथन का ही पता लगाना है। दूसरा स्टेटमेंट है CO2 उपचयित हो रहा है। अरे CO2 नहीं हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये भी असत्य है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा स्टेटमेंट है कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही, कार्बन उपचयित हो रहा है किसमें, CO2 में। चौथा स्टेटमेंट है लेड ऑक्साइड यानी PbO अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, PbO अपचयित हो रहा है Pb में। तो C और D ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन A व B दोनों स्टेटमेंट असत्य है, और हमें असत्य को ही पहचानना है। तो A व B दोनों असत्य है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा कौन सा, A एवं B। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, श्वसन एक अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दोनों या कोई नहीं। तो आपको पता है श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने का मतलब है जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। तो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। C+O2 CO2 N2 + O2 NO H2 + O2 H2O CH3 OH + O2 CO2 + H2O ऊष्माशोषी। तो इनमें से जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना N2 + O2 NO, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए यह अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माशोषी। क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 6। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये टूटता है Fe2O3 + SO2 + SO3। तो यहाँ पर इसे जब गर्म करेंगे इसका वियोजन होगा, ये वियोजन होता है ऊष्मा के द्वारा, और जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फेरस सल्फेट का जो अपघटन किया जाता है, वियोजन किया जाता है, वो किया जाएगा ऊष्मा के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको पता है अम्ल व क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, व लवण व जल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, Na+O2 Na2O उपरोक्त अभिक्रिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे Na किस में चेंज हो रहा है, Na2O में, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होना कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपचयन। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन संख्या 9 में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये आप लोग घर बैठ के आराम से रफ कॉपी में करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 13 रिएक्शंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको घर बैठ के सोल्व करना है। ठीक है, संतुलित करना है। कोई ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्वेश्चन संख्या 9 का ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुआ, ये समीकरण हमसे संतुलित नहीं हुई है, हम आपको संतुलित करके बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है Fe + CuSO4, FeCu को विस्थापित कर देगा तो बन जाएगा FeSO4 + Cu। Fe ने Cu को क्यों विस्थापित किया, क्योंकि FeCu से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, और अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है,
और ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो Fe से अधिक क्रियाशील है, तो Fe ने Cu को उसके यौगिक, कौन सा यौगिक, CuSO4, CuSO4 का एक यौगिक था, उस यौगिक में से Fe ने Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, तो अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा तत्व, कौन से तत्व, कौन सी धातु को उसके यौगिक से हटा सकती है, तो यहाँ पे काम देती है सक्रियता श्रेणी। तो ये देखिए, यह है हमारी सक्रियता श्रेणी, यह है हमारी सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता का अवरोही क्रम होता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। यानी पोटेशियम जो है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इन सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम इन सभी धातुओं को इनके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। सेकंड नंबर पर है सोडियम। सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता किसी भी यौगिक से, लेकिन सोडियम के नीचे जितनी भी धातु आ रही है, इन सभी को विस्थापित कर सकता है। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम पोटेशियम में सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों इससे अधिक क्रियाशील है। ऊपर आने का मतलब है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, लेकिन कैल्शियम के नीचे जितनी भी धातु है, इन सभी धातुओं को कैल्शियम विस्थापित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी इससे कम क्रियाशील होंगी। तो ये सक्रियता श्रेणी है, इससे आप लोग आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी धातु को विस्थापित कर सकती है। कोई भी धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, अपने से नीचे आने वाली सभी धातुओं को विस्थापित कर सकती है। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन कौन सी धातु आ रही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन चारों को एल्यूमिनियम विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन एल्यूमिनियम की जितनी भी धातु आ रही है, उन सभी को वो आराम से विस्थापित कर सकता है। ऐसे नीचे का एग्जाम्पल लिखा हुआ है Ca + PbCl2, तो बन जाएगा CaCl2 + Pb। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम Pb से अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब कैल्शियम Pb से ऊपर आएगा। और आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम जो है ना, वो Pb से ऊपर ही आ रहा है, ऊपर आने का मतलब अधिक क्रियाशील होना। तो कैल्शियम Pb से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कैल्शियम Pb को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा CaCl2 + Pb, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि हमें सक्रियता श्रेणी याद कैसे रहेगी। तो इसका एक शानदार ट्रिक है, मैं अभी बोल देता हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि हमें ये श्रेणी याद हो जाए, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। काशी, एक मिनट रुकना, 1 मिनट। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है, कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। ये इसकी ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसे क्यों बनी, क्योंकि दो दोस्त थे, एक तो मांगीलाल, 1 मिनट, और एक हीरालाल। दो दोस्त थे, कौन कौन से, मांगीलाल और हीरालाल। मांगीलाल तो काशीनाथ का था, और जो हीरालाल था ना, वो क्या करता था, उसके पतासी का मतलब व्यापार था उसका ना, पतासी का बिजनेस करता था, गोलगप्पे का बिजनेस था उसके। और जो मांगीलाल है काशीनाथ का, उसके आलू का व्यापार था। जो काशीनाथ का जो मांगीलाल है, उसके आलू का व्यापार था, और जो दूसरा है हीरालाल, उसके गोलगप्पे का व्यापार था। दोनों के आपस में दोस्ती थी। कारण क्या है, क्योंकि गोलगप्पे वाले को आलू चाहिए मसाले के लिए, और आलू वाले को आलू बेचने हैं, तो दोनों के बीच में आपस में दोस्ती हो गई। तो देखो ट्रिक क्या बनी हमारी, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। जब काशीनाथ ने, वो मांगीलाल ने हीरालाल को जब आलू दिए ना, आलू क्यों दिए, मसाला खत्म हो गया तो उसने आलू दिए, तो उस समय जो कस्टमर थे उनकी लाइन लग गई। तो फिर हीरालाल कह रहा है, कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। तो ट्रिक क्या बनी, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है, कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। दोबारा देखिए ट्रिक क्या बनी हमारी, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है, कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। तो हमारी ट्रिक बन गई सक्रियता श्रेणी की, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है।
क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब लोहे की कील को, यानी क्या लेंगे, लोहा लेंगे, एफ लेंगे, ये हमने एफ ले लिया, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी CuSO4, ये एक्चुअल में सूत्र होता है नीले थोते का, नीला थोता का सूत्र होता है CuSO4.5H2O और इसका कलर होता है नीला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो विलयन का रंग नीला, विलयन का नीला रंग मलिन क्या हो जाता है, यानी पहले इसका नीला रंग होता है लेकिन बाद में मलिन या हल्का नीला क्यों हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि जब Fe प्लस CuSO4, तो Fe क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अभी हमने देखा था सक्रियत श्रेणी में, तो Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और बन गया FeSO4 प्लस Cu। तो पहले इसका कलर कैसा था, नीला था, लेकिन अब कैसा हो गया, मलिन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, क्योंकि Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो बन गया आयरन सल्फेट या बोलेंगे फेरस सल्फेट। इस आयरन सल्फेट के बनने के कारण ही विलयन का रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर सिंपल सा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है तथा आयरन सल्फेट या बोलेंगे फेरस सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग मलिन हो जाता है तथा लोहे की कील पर भूरे रंग की परतें चढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में देखो, जो Ba है ना, ये सल्फेट के पास पहुंच रहा है और जो सोडियम है वो क्लोरीन के पास आ रहा है, यानी आपस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो एग्जाम्पल है इसका Na2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, इसका बनेगा सवेत अवक्षेप, इसलिए ये समीकरण को हम अवक्षेपण अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें याद कैसे रखेंगे कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सफ़ेद कलर का ही होता है। तो सिंपल सा तरीका है, नाम है इसका बेरियम सल्फेट, बेरियम से शब्द आया बेरी और बेरी का मतलब होता है दुश्मन, और आपको पता है जो दुश्मन होता है ना वो हमारे बारे में सफ़ेद झूठ बोलता है। सफ़ेद का मतलब सफ़ेद, तो बेरी से दुश्मन यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सफ़ेद से सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। देखो, विकृत का मतलब होता है खराब होना। क्या खराब होना, गंधिता यानी गंध का खराब होना। ठीक है, तो परिभाषा क्या है इसकी, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयन होने के कारण, ध्यान रखना उपचयन होगा क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है, तो उपचयन होने के कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आने लगता है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण इसका देखिए कि तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन है, चिप्स है आदि लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद एवं गंध परिवर्तन होना। जब तेल में तले हुए जो भी पदार्थ जैसे चिप्स है, नमकीन है, उनको हम काफ़ी दिनों तक लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आने लगता है। यही क्या है, विकृत गंधिता है। ठीक है, और आपको पता है विकृत गंधिता से बचने के लिए हम प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करते हैं। ठीक है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखते हैं। और एक एग्जांपल जैसे चिप्स जो बनाती हैं कंपनियां, उनको उनकी विकृत गंधिता से रोकने के लिए हम नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक अभिकारक अपचयन होगा और दूसरे का उपचयन होगा, और जिस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन दोनों होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए आंसर में, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नीचे इसका एग्जाम्पल है जैसे CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, CuO चेंज हो रहा है Cu में और H2 चेंज हो रहा है H2O में। यहाँ पे देखो, जब CuO Cu में चेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है, इसलिए इसका हो गया अपचयन,
और H2 चेंज हो रहा है H2O में, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में हो रही है वृद्धि, इसलिए इसका हो रहा है उपचयन। यानी इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन संख्या 7, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट FeSO4 है, जब इसे गर्म करेंगे ऊष्मा देंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। देखिए वैसे फेरस सल्फेट इसका पूर्ण सूत्र होता है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट ये एक्चुअल में होता है हरे तोते का सूत्र, हरा तोता। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसका कलर हल्का मतलब हरा होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो अपने क्रिस्टल जल अणुओं को त्याग देते हैं। क्रिस्टल जल अणु क्या होते हैं, जो डॉट लगा के जो जल के अणु होते हैं ना, ये क्रिस्टल जल अणु होते हैं। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अपने क्रिस्टल जल अणुओं को त्याग कर देता है ये, और ये जो बनता है वापस से Fe2O3, ये थोड़ा भूरा कलर का बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण। ये समीकरण बन जाएगा FeSO4 को गर्म करेंगे उसमें देंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 8, जल के विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोडों पर कौन सी गैस मुक्त होती है, चित्र बनाइए। जल का विद्युत अपघटन यानी जब जल में करंट देंगे हम तो जल टूटेगा, जल का अणु टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब जल का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, यानी जब H2O है इसमें हम करंट डालेंगे तो ये H2 में और O2 में टूटेगा, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी और ये कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी। और वैसे भी देखो जब भी विद्युत शब्द आएगा ना, हमेशा लगा देना इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो होंगे, कैथोड और एनोड। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा किस पर प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी। ऑक्सीजन हमेशा एनोड पर प्राप्त होगी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस किस पर प्राप्त हो रही है, कैथोड पर। हाइड्रोजन से एक शब्द पकड़े मैंने हाई, और यदि मान लो आपके साइंस में फुल में से फुल मार्क्स आ गए, ठीक है, और आप लोग कहीं पर जाएंगे तो आपसे किसी ने पूछा भाई कितने नंबर आए साइंस में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, शुरू में तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे भाई फुल में से फुल आ गए। ठीक है, पहले तो आप ऐसे बोलेंगे कि भाई मेरे 1 मिनट, आप पहले ऐसे बोलेंगे मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। क्या बोलेंगे आप लोग, मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। थोड़े का मतलब कैथोड, यानी जब आपके हाई फाई नंबर आ जाएंगे तब आप लोग से कोई पूछेगा तो शुरू में आप लोग यही बोलेंगे मेरे थोड़े से नंबर आए। हाई से हाइड्रोजन, थोड़ से कैथोड, यानी हाई फाई नंबर आने पर शुरू में आप लोग यही बोलेंगे मेरे थोड़े नंबर आए हैं। तो हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है, ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। और डायग्राम की बात कर रहा है तो देखो ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, ये डायग्राम आपको बनाना है। और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा इस साल आपको ये डायग्राम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग का पदार्थ X सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरे रंग का पदार्थ वायु में परिवर्तित हो जाता है, वह Cl2 गैस मुक्त होती है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है X व Y को पहचानिए, सेकंड है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए ढंग से देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सफेद रंग का एक पदार्थ X जब इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो दूसरा रंग का वायु पदार्थ बनाता है और Cl2 गैस मुक्त होती है। आपको पता है दूसरे कलर का कौन होता है, Ag होता है। ठीक है, तो Y तो कौन आ गया, Ag आ गया। और जब आपको पता है YAG है, ये Cl2 है, यानी ये पहले क्या था, AgCl था, तभी तो ये Ag प्लस Cl2 में टूटा है। तो X हो जाएगा AgCl, Y हो जाएगा Ag। नीचे बोल रहा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCl का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है, तो हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन बोल सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी बोल सकते हैं। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, एक X नाम का पदार्थ है, उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Y में टूट रहा है। अभिक्रिया में X का प्रकाश से अपघटन होता है, वह अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। X व Y को पहचानिए। देखो आपको पता है श्याम सफेद फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है, और जब इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये Ag प्लस Br में टूट जाएगा, यानी
एक्स तो कौन हो जाएगा इस अभिक्रिया में AgBr और वाई कौन हो जाएगा Br2 हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे कि श्याम सफेद फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। देखिए AgBr सूत्र क्या हमारा AgBr, इससे मैं एक सिंपल सलाह बना रहा हूँ, अजी ब्रो इधर आओ फोटो खिंचवानी है, फोटोग्राफ इसके बनेगा फोटो, AgBr से अजी ब्रो इधर आओ फोटो खिंचवानी है, यानी AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 में हमें दिया गया है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो Y, यानी यहाँ पर कुछ पदार्थ बनेगा उसका नाम नहीं दिया है, केवल Y दे दिया प्लस 2NaCl। उपरोक्त अभिक्रिया में Y सफेद रंग का अविलेय पदार्थ अवक्षेप होता है, इसे पहचानिए तथा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो आपको पता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण अपने खूब पढ़ा था, अवक्षेपण में भी खूब पढ़ा है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, बेरियम सल्फेट, इसका सफेद अवक्षेप बनता है। तो Y कौन हो जाएगा, Y कौन हो जाएगा बेरियम, 1 मिनट, Y हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखिए सेकंड इक्वेशन ऐसे बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया सिंपल सी बात है कि जब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप या अविलेय लवण का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नीचे इसका एग्जाम्पल दे दिया वापस मैंने अवक्षेपण अभिक्रिया का, सेम ये द्विविस्थापन का समीकरण भी हो सकता है और अवक्षेपण का भी हो सकता है। साथ ही मैंने अगला एग्जाम्पल वो लिख दिया PbNO3 का उल्टवाइज प्लस Ki, PbI2 प्लस KNO3, यहाँ पर भी PbI2 का कैसा अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। याद कैसे रखेंगे, P से PbI2, P से पीला। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यौगिक X और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों में दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है। इतना सुनते ही हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है, अरे खूब पढ़ा है ना। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, यौगिक X को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए, इसके रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले आपको रफ में करके चेक करना है कि एक यौगिक X है, उसको एल्यूमिनियम की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो रेल की पटरियों को जोड़ने में काम आता है वो। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए थर्मेट अभिक्रिया है, और थर्मेट अभिक्रिया ये होती है कौन सी, ये वाली होती है थर्मेट, 1 मिनट, ये होती है थर्मेट अभिक्रिया, Fe2O3 प्लस Cl Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है यौगिक X को पहचानिए। तो यौगिक X कौन सा हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा क्योंकि इससे ही एल्यूमिनियम की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। दूसरा अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया हो जाएगी थर्मेट अभिक्रिया। तीसरा इसका समीकरण लिखना है, ये हो जाएगा इसका समीकरण, ये इसका समीकरण हो जाएगा। ये लो आगे देखो क्वेश्चन संख्या 13, जब किसी परख नली में लेड सेकेंड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल्टवाइस का विलयन लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलय मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप बनता है। बिल्कुल बनता है भाई। अब इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखिए, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब किसी परख नली में लेंगे अपन लेड सेकेंड नाइट्रेट, यानी हमने लिया लेड नाइट्रेट और इसमें क्या मिलाया है पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको पता है अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, PbI2 का पीला अवक्षेप बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है अवक्षेपित यौगिक का नाम, अवक्षेपित यानी अवक्षेपण किसका बन रहा है, लेड आयोडाइड PbI2 का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेप किसका बनेगा, PbI2 का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, तो समीकरण लिख देना है और इसको संतुलित कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया कर कोई विलयन X बनाता है। इस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तब ये वायु से धीमी अभिक्रिया कर Y यौगिक बना लेता है, जिससे दीवारों पर एक चमक आ जाती है। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि X व Y को पहचानिए, X व Y बनने की रासायनिक समीकरण लिखिए, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसकी जल से विक्रिया कराएंगे H2 से तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा निकलेगी। पहली चीज इतना अपने लिख लिया। आगे बोल रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना जल से विक्रिया करके कोई विलयन X बनाता है। अरे यहाँ पर तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी Y का मतलब तो कौन आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी X का मतलब कौन आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाएगा, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम दीवार पर पुताई कर देंगे तो वायु से धीमे अभिक्रिया करके यौगिक वायु बनाता है। हमको पता है वायुमंडल में CO2 होती है, तो ये क्या करेगा,
जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था इस CO2 से विक्रय कर लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है, ये चमक कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आती है, और उसको क्वेश्चन में बोल रहा है वाई। तो एक्स तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाई हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना है, जल से विक्रय कराएंगे, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिससे अपन दीवार पर पुताई कर देंगे तो वायुमंडल में CO2 होती है, उससे विक्रय करके ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक्स तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो वाई पदार्थ हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स व वाई बनने के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखिए, ये रासायनिक समीकरण लिख दिया मैंने कि कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना जल से विक्रय करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में उसमें निकलेगी, और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपन दीवार पर पुताई करेंगे तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है, तो आपको पता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन, लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संचारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संचारित होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल इसका, लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, जिसे हम लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन हो रहा है। तो आप लोग आराम से पहचान लेंगे। देखो पहला समीकरण है PbO प्लस C Pb प्लस CO। ध्यान से देखो, PbO Pb में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है, इसलिए इसका हो जाएगा अपचयन। कार्बन चेंज हो रहा है CO में, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, इसलिए इसका हो जाएगा उपचयन। सेकंड समीकरण है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। यहाँ पर देखिए CuO चेंज हो रहा है CO में, ऑक्सीजन की संख्या में कमी, इसलिए हो जाएगा अपचयन। H2 चेंज हो रहा है H2O में, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, इसलिए हो जाएगा उपचयन। तीसरा समीकरण देखो, ZnO प्लस C Zn प्लस CO। यहाँ पर Zn में चेंज हो रहा है, Zn में ऑक्सीजन की संख्या में कमी, इसलिए हो जाएगा अपचयन। कार्बन चेंज हो रहा है CO में, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, इसलिए हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट समीकरण देखो, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2। इसमें MnO2 चेंज हो रहा है Mn1 MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रहा है, इसलिए इसको हो जाएगा अपचयन। और HCl चेंज हो रहा है Cl2 में, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो रही है, इसलिए इसको हो जाएगा उपचयन। क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या में कमी होना या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना कहलाता है उपचयन, और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना या ऑक्सीजन की संख्या में कमी होना कहलाता है अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरणों में एक्स वाई व जेड को पहचानिए। ध्यान से देखो, तीन समीकरण दे रखा में, इन तीनों समीकरण में ये एक्स तो क्या होगा, ये वाई क्या होगा और ये जेड क्या होगा, ये हमें पहचानना है। देखो पहला समीकरण है Cu प्लस CO2। आपको पता है, देखो यहाँ पे कॉपर धातु है ना, धातु है, और जब धातु CO2 नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। यहाँ पे कॉपर है, जब कॉपर का संचरण होगा तो हरे कलर का पदार्थ ही आएगा, आपको पता है वैसे भी। तो सिंपल सी बात है, जब कॉपर की CO2 से क्रिया होती है तो बनता है कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक्स तो कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सेकंड देखिए Ag प्लस वाई AgO2 गैस। ध्यान से देखो, यहाँ पर Ag और यानी सिल्वर और सल्फर आ रहा है उत्पाद में, सिल्वर और सल्फर, लेकिन अभिकारक में केवल Ag है, इसका मतलब वाई कौन होगा, ऐसे तो होगा और कौन होगा। ठीक है, तो वाई कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा सल्फर। तीसरा समीकरण देखो, FeSO4 प्लस ऊष्मा। कई बार देख लिया हमने इस समीकरण को कि जब FeSO4 का ऊष्मीय वियोजन होता है तो Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है और SO3 बनता है। तो Z कौन हो जाएगा, Z हो जाएगा हमारे पास SO3। आगे समझ में। तो ये थे हमारे लेसन नंबर 1 के प्रश्न बैंक। दोस्तों जो आपको नोट्स लिखवाए गए हैं ना, उन नोट्स को अच्छे से, जिस भी टीचर ने आपको जितना भी नोट्स लिखवाया है, जितना भी काम करवाया है, उन नोट्स को एकदम क्लियर रख लो, और क्लियर करने के बाद में ये क्वेश्चन लगा लो, आपके फुल मार्क्स में से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। किसी भी टॉपिक में, पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक यदि आपको दिक्कत कर रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
और ये सीरीज आगे भी चलती रही, मतलब लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक करवाए, लेसन नंबर 3 का, लेसन नंबर 4 का, ऐसे लेसन नंबर 13 तक क्वेश्चन बैंक कराए पूरे। तो इसके लिए मेरी शर्त ये है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कम से कम 300 इसके व्यूज होने चाहिए 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो हमें भी टाइम लगता है काफ़ी, यदि अच्छे व्यूज आएंगे तो ही हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आगे सॉल्व करवाएंगे पर्सनल बैंक, अदरवाइज हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये भी आपका काम है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और व्यूज बढ़ाना इसके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।